अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद हबीब अमीन है। और बच्चों, आज से जो है हम वीडियो लेक्चर में बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे और हमारा जो चैप्टर है दैट इज ए सेलुलर लाइफ। अच्छा जी, ए सेलुलर लाइफ। अब हमने तो ये पढ़ा था कि सेलुलर लाइफ जो है वो सेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी लाइफ अराइज एट द लेवल ऑफ सेल। बट ए सेलुलर लाइफ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम वायरसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एज यू नो, देयर इज अ डिबेट इन वायरसेस कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो एक बात तो ये कंफर्म है कि वायरस जो है सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होते। अब जो है हम इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में, वो तमाम टॉपिक्स जो हमारे कोर्स में गिवन है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जो हमारा टॉपिक है दैट इज वायरस डिस्कवरी। पहले ज़रा ये समझ लेते हैं कि वायरस है क्या। देखो, वायरस बहुत छोटे एंटिटीज़ हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल है, जो कि हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन से पहले नज़र नहीं आ सकते थे। यानी वायरस को सबसे पहले जो देखा गया था वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद देखा गया था। अच्छा, अब इससे पहले जो था कोई भी ऐसी डिजीज जो कि वायरस की वजह से होती थी, तो उसका कॉज पता नहीं लग पाता था। तो हुआ ये था कि लोगों ने उसका नाम दे दिया था वायरस। सही है, वायरस का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, दैट इज वेनम, और जिसका मतलब होता है पॉइजन। अच्छा, जरा सा हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, इसकी डिस्कवरी को देख लेते हैं। इसकी डिस्कवरी को ट्रेस करते हैं कि इसकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी। सबसे पहले सबसे पहले वायरस के बारे में यहाँ पर एक साइंटिस्ट था, चार्ल्स चैम्बरलेन। चार्ल्स चैम्बरलेन ने क्या किया था इन 1884 उसने क्या किया था, उसने ये किया था कि रेबीज के जो पॉजिटिव एजेंट है, रेबीज वायरस जो कि स्पेसिफिकली जो है मैमल्स में होता है और पर्टिकुलरली जो है डॉग्स में होता है। अच्छा जी, तो उनके रेबीज के जो कॉजेटिव एजेंट है, अब आपको पता है रेबीज एक वायरस का नाम है, तो उसके कॉजेटिव एजेंट को जो है पोर्सलिन फिल्टर में से पास किया। पोर्सलिन फिल्टर ऐसे फिल्टर्स होते हैं जिनमें से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता। यानी अगर हम किसी किसी सब्सटेंस को, किसी ऑब्जेक्ट को बैक्टीरिया से फ्री करना चाहते हैं, तो हम उसको पोर्सलिन फिल्टर में से पास करेंगे। तो बैक्टीरिया जो है वो उधर ही रह जाएगा और वो फिल्टर जो होगा वो बैक्टीरिया से फ्री हो जाएगा। ये पोर्सलिन फिल्टर जो है ना, अक्सर हम इंडस्ट्रीज में और फास्ट फूड इंडस्ट्री में और डिफरेंट जगहों पे लगाते हैं, जहाँ पे हमें बैक्टीरिया की फिल्ट्रेशन, यहाँ पे स्टेरलाइजेशन जो है, स्टेरलाइज करना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे फूड पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनको हम अल्ट्रा वायलेट के ज़रिए से या फिर क्या कहते हैं, अल्ट्रा हीट के ज़रिए से स्टेरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो पार्टिकल जो हो जाएंगे, फूड पार्टिकल हो या कोई मेडिसिन हो, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम उसको क्या करते हैं, इन पोर्सलिन में से पास आउट करते हैं, जिससे होता है कि बैक्टीरिया से वो फिल्टर हो जाता है। तो पोर्सलिन ऐसे फिल्टर है जिनका जिनका कोर साइज जो होता है वो 0.1 से लेकर 1 माइक्रोमीटर, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि 100 से लेकर 1000 नैनोमीटर के करीब होता है। सही है, इस रेंज में होता है। अब बैक्टीरिया का साइज इससे बड़ा होता है, तो बैक्टीरिया इसमें से पास नहीं हो पाता। तो उस वक्त जो था, एट दैट टाइम ये समझा जाता था कि बैक्टीरिया ही सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। तो हुआ ये कि उसने डॉग का सलाइवा लिया। सलाइवा लेने के बाद उसको फिल्टर में से पास करवाया। फिल्टर में से पास करवाया तो अब लगा कि भाई अब ये सलाइवा जो है वो बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब जब उसको उसने डॉग में इंजेक्ट किया, तो उस डॉग को भी रेबीज हो गया। तो अब यहाँ पर ये शॉकिंग बात थी कि भाई जब पोर्सलिन फिल्टर में से सारा बैक्टीरिया जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है, तो अब इसको कैसे हो गया। तो फिर उसके बाद इसके एक्सपेरिमेंट किए। 8 साल के बाद एक और साइंटिस्ट था, एवानॉस्की, जिसने इन 1892 उसने भी यही एक काम किया था टोबैको मोजाइक डिजीज के अंदर। टोबैको मोजाइक डिजीज के अंदर क्या होता है, जो लीव्स होते हैं टोबैको प्लांट के, उनमें कलरफुल पैचेस अपीयर हो जाते हैं, और ये बीमारी जो है ये किसकी वजह से होती है, ये वायरस की वजह से होती है। लेकिन उस वक्त पता नहीं था। तो उसने क्या किया था, ऐसा लगता था कि ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। सही है, उस वक्त ये कंसीडर किया जाता था कि ये जो टोबैको मोजाइक डिजीज है ये किसकी वजह से हुआ है, ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। तो उसने क्या किया, एक टोबैको मोजाइक इन्फेक्टेड लीफ लिया, यानी एक प्लांट का लीफ लिया जिसको ऑलरेडी ये इन्फेक्शन मौजूद था। तो उसके लीफ का जूस बनाया। जूस बनाने के बाद क्या किया, उसने उसको पोर्सलिन से पास किया। पोर्सलिन से पास किया क्योंकि उस वक्त लग रहा था कि ये क्या है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। पोर्सलिन से पास किया। पास करने के बाद जो फिल्टर्ड जूस था उसको एक फ्रेश टोबैको प्लांट के सामने एक्सपोज कर दिया। तो उसके हिसाब से तो फ्रेश प्लांट में
डिजीज नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ये बैक्टीरियल डिजीज है तो फ्रेश प्लांट में ये डिजीज होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि बैक्टीरिया तो हो चुका फिल्टर आउट। लेकिन सरप्राइजिंगली हुआ ये कि जो हेल्दी लीव्स के अंदर जिसने ये उस जूस को एक्सपोज किया था, उस हेल्दी लीव में भी कलरफुल पैचेस अपेयर होना शुरू हो गए, यानी उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी टोबैको मोजाइक डिजीज हो गई। तो फिर उसके बाद जो है ये बताया गया कि भाई ये जो कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जो कि इस फिल्टर में से भी पास हो जाती हैं, तो फिर उनका नाम रखा गया था वायरस, और उनको कहा जाता था फिल्टरेबल वायरस। सही है। अच्छा, उसके बाद जो है फर्स्ट टाइम वायरस को देखा गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद, और फिर उस वक्त इन 1935 के बाद जो है डब्ल्यू एम स्टैनली ने वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था। और वो कौन सा वायरस था? वो वायरस था टीएमवी। वायरस के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, जबकि ये लिविंग में कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सही। अच्छा जी, उसके बाद क्या था? द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। कि यानी अगर हम वायरस की स्टडी कर रहे हैं, सही है, वायरस अब तो बहुत सारे हमारे पास स्ट्रेन, हमें बहुत सारे वायरस का पता लग चुका है, तो जब हम इसकी स्टडी करते हैं दैट इज द वायरोलॉजी। अच्छा, अब उसके बाद हम जरा देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, वायरस जो है, वायरस के अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उसको ये लगता है कि हमें ये लगता है कि ये वायरस लिविंग है। कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जिसको देखकर हमें लगता है कि ये नॉन लिविंग है। वायरस की लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिफरेंट वेराइटीज एंड स्ट्रेन्स, यानी वायरस की जो है डिफरेंट वेराइटीज होती हैं, स्ट्रेन्स होती हैं। यानी जैसे आपको पता है रिसेंटली आप अगर आप एक एग्जांपल ले लो कोविड की, तो कोविड के अंदर भी डिफरेंट स्ट्रेन्स प्रेजेंट है। हम कहते हैं ना कि फर्स्ट वेव ऑफ कोविड, सेकेंड वेव ऑफ कोविड, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोविड क्या टाइम टू टाइम आ रहा है कुछ पॉपुलेशन अभी? इसका मतलब ये होता है कि पहली स्ट्रेन आई, फिर उसके बाद जो है कोविड अपने आप को अपडेट कर लेता है। एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ना, अपने आप को हर साल में अपडेट करता रहता है। तो इसकी पूरी बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, हर 2 साल के बाद वायरस की वैक्सीन को भी अपडेट कर देती है। जैसा उसका स्ट्रेन बनता है उसी के हिसाब से इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी होती है। अगर आपने कभी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाई हो तो वो मैक्सिमम जो है कुछ 1 साल तक वैलिड होती है। सही, क्योंकि इसमें बहुत तेजी से अपडेशन होती रहती है। वायरस का स्ट्रेन जो होता है उसमें चेंजेस आता रहता है, क्योंकि तेजी से म्यूटेशन हो सकती है वायरस में। सही है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी आपने एक बहुत ये वैक्सीन के हवाले से, कोविड की वैक्सीन के हवाले से एक बड़ी अफवाह ये सुनी होगी कि एक साइंटिस्ट है मॉन्टेगनर, जिसको नोबेल प्राइज भी मिला है, नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट है। उसने ये बात कही है कि जिसने वैक्सीन लगाई है वो जो है 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे। तो दैट इज एक्चुअल में उसने ये बात कही नहीं थी, उसकी बात को बहुत ज्यादा फैब्रिकेट करके हम तक पहुंचाया गया था। तो हुआ क्या था, ये इसी चीज से रिलेटेड है, इसी स्ट्रेन से रिलेटेड है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो हुआ कुछ ये था कि अगर आप उसके पूरे इंटरव्यू को सुनो या उसके पूरे इंटरव्यू को पढ़ लो जाके, दैट इज अराउंड 2 आवर्स इंटरव्यू। तो अब जब आप उसको पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि उस बंदे ने कहा था कि अगर हम वैक्सीन जब लगा रहे हैं, सही है, जैसे उसने वुहान की एग्जाम्पल दी थी, वुहान में सबसे पहले अपेयर हुआ था ये वायरस। तो उसने कहा कि भाई वहाँ के लोग तो इम्यून हो गए थे, बट फिर उसके बाद वहाँ पे री इन्फेक्शन हो गया। जब वहाँ के लोग इम्यून हो गए थे तो फिर री इन्फेक्शन कैसे हुआ? तो उसने बताया कि भाई ये वायरस जो है ये टिकता नहीं है, ये अपने आप को अपडेट करता रहता है, इसकी नई स्ट्रेन आती रहती है। तो जैसे जैसे इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी इसकी नई स्ट्रेन भी आती जाएगी। तो उसने बोला कि भाई होगा ये कि अगर आप सबको वैक्सीनेट कर रहे हो, सही, उसने अपनी हाइपोथेटिकल बात कही थी, उसने ये बात कही थी कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उसने अपनी हाइपोथेटिकल बात में कहा था कि भाई अगर वायरस सबको वैक्सीनेट कर दिया गया तो होगा ये कि विद इन 2 ईयर्स कुछ ऐसे स्ट्रेन भी आ जाएंगे, सही है, जो कि इससे भी ज्यादा डेडलीस्ट हो सकते हैं। सही है। तो उस वक्त फिर इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन वैक्सीनेटेड है कौन वैक्सीनेटेड नहीं है। न्यू स्ट्रेन जो है वो सबको ही डैमेज करेगा और सब किसी के लिए भी वो डेडलीस्ट हो सकता है। सही है। तो ये बात बताई गई थी जो कि हम तक फैब्रिकेट होकर किस तरीके से पहुंची है। अच्छा जी, खैर ये तो हमने बात कर ली कि वायरस के जो है डिफरेंट स्ट्रेन हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, वायरस हैव जेनेटिक मटेरियल, डिफरेंट डीएनए और आरएनए। यानी जो है वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल का होना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन वायरस के अंदर भी मौजूद है। सही है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। और ये डीएनए और आरएनए ना सिर्फ वायरस में प्रेजेंट होता है बल्कि म्यूटेट भी हो सकता है, और इसी म्यूटेशन की वजह से न्यू स्ट्रेन जनरेट हो जाती है। सही है, क्योंकि हमारी बॉडी में होता है ना कि म्यूटेशन हो गई, म्यूटेशन होने के बाद जो है कोई बीमारी हो सकती है ज्यादातर।
कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वायरस में तो ऐसा नहीं होगा। वायरस में म्यूटेशन होगी तो स्ट्रेन ही चेंज हो जाएगा, नया वायरस आ जाएगा। सही है। दे रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट सेल, यानी इस ये जिसमें जो रिप्रोडक्शन होती है, जो अपनी तादाद बढ़ाते हैं। अच्छा, अपनी तादाद बढ़ाना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है। सही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है। अब होता क्या है, नन लिविंग कभी अपनी तादाद को नहीं बढ़ा सकता। ये एक मार्कर है मेरे पास। मैं अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये 2 हो जाए, तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिस इज अ नन लिविंग सब्सटेंस। इन द सेम वे कोई भी नन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही कैरेक्टरिस्टिक है। तो वायरस जो है रेप्लिकेट हो सकता है, रिप्रोड्यूस हो सकता है बाय यूजिंग होस्ट मशीनरी, मेटाबॉलिक मशीनरी। यानी अगर वायरस होस्ट सेल के बाहर है तो तो रेप्लिकेट नहीं होगा, लेकिन होस्ट सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज करके ही वो रेप्लिकेट हो सकता है। सही है, दैट्स द कंडीशन। दे इन्फेक्ट देयर होस्ट एंड कॉज डिजीज, यानी ये जो है जिस तरह से दूसरे पैथोजन इन्फेक्ट करते हैं होस्ट सेल को, इसी तरह से ये भी इन्फेक्ट करता है और क्या करता है, और डिजीज कॉज करता है। इसी तरह से हमारे पास इसकी नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी है। नॉन लिविंग में सबसे पहली जो बात आती है, सबसे पहला जो पंच आके लगता है लिविंग के ऊपर, वो ये है कि ये ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। ए सेलुलर का मतलब है, ए का मतलब है एब्सेंट। सही है, ये ए सेलुलर ये नॉन सेलुलर एक ही बात है। तो इसका मतलब ये सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये सेल का बना हुआ नहीं होता। और हम अब तक यही पढ़ते हुए हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ इमर्ज एट द लेवल ऑफ सेल। बट ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है। सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है ये, तो हम इसको लिविंग कैसे माने। सही है। फिर उसके बाद जो है ये क्रिस्टलाइज हो सकता है। कोई भी चीज, बैक्टीरिया का क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते हम। सही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते हम, लेकिन ये क्रिस्टलाइज हो सकता है। और बाहर लिविंग और सेल के बाहर जो होता है ये क्रिस्टलाइज हो सकता है, प्रिजर्व हो जाता है। अच्छा, इनर्ट होता है आउटसाइड दी होस्ट, यानी होस्ट के बाहर है तो बिल्कुल इनर्ट है, यानी ये उस वक्त एक्टिव नहीं होगा और इवन कुछ देर के बाद खत्म भी हो जाता है। अच्छा, यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट का मतलब पता है ना आपको, कि ऑब्लिगेट का मतलब है ये हर हाल में। ऑब्लिगेट का मतलब है मजबूरी। सही है, ये बिल्कुल लाजमी। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, पैरासिटिज्म के बिना रह ही नहीं सकता, होस्ट सेल के बिना नहीं रह सकता। तो ये जनरल स्ट्रक्चर्स है हमारे पास वायरस की। क्या स्ट्रक्चर्स हैं, देखो भाई, वायरस जो होता है, वायरस के कंप्लीट पार्टिकल को, यानी वायरस के अंदर जो पूरे कंप्लीट पार्टिकल है, पूरा एक जो सेट होता है, जो जो वायरस के अंदर जो स्ट्रक्चर है, उसको हम वायरॉन कहते हैं। सही है, वायरॉन कहते हैं, यानी जो पूरा कंप्लीट पार्टिकल है। सही है, उसको हम वायरॉन कहते हैं। वायरस पार्टिकल जो होता है वो दो चीजों से बना होता है। एक होता है उसका कोर। सही है, एक होता है उसका कोर और एक होता है उसका कोट। सही है, कोर और कोट। कोर जो होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है जीनोम, जीनोम में आपका डीएनए होगा या आरएनए होगा। अच्छा, इसकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में अभी पढ़ाऊंगा आगे। सही है। उसके बाद जो है वायरस प्रोटीन, इसी के साथ साथ कोर के साथ ही या डीएनए है या आरएनए, उसके साथ साथ कुछ वायरस प्रोटीन जो कि एंजाइमेटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये जो है इसी डीएनए या आरएनए, इसी की रेप्लिकेशन, इसी की मेटाबॉलिक वायरस की कोई भी ग्रोथ के लिए या रेप्लिकेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिट्रोवायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, यानी इसके आरएनए स्ट्रैंड को डीएनए स्ट्रैंड में कन्वर्ट करवाता है। अच्छा, इसी के अलावा आरएनए पॉलीमरेज है हमारे पास। आरएनए पॉलीमरेज जो है ये बेसिकली क्या करवा रहा होता है, एज यू नो, कि ये आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को, यानी जितने भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है उनके अंदर ये पॉलीमरेज मौजूद होता है, जिनको हम कहते हैं आरडीआरपी, यानी आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सही है, यानी ये जो एंजाइम है ये आरएनए के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये सिंपल, इसको अगर हम देखें तो ये क्या करता है, ये जो वायरस का आरएनए है उसको डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देता है। सही है, डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे पास सिंपल। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं वायरस के अंदर। सही है, इन दो स्ट्रक्चर से मिलके वायरस का कोर बनता है। कोर का मतलब होता है जो इनसाइड हो, बीच में हो, जो जो एग्जैक्ट जो इंटरनल पूरा स्ट्रक्चर बना रहा हो। दूसरा है कोट। कोट का मतलब है जो आउटसाइड है। सही है, जिसने उस चीज को सराउंड किया हुआ है। कोट में दो चीजें होती हैं, एक होता है उसका कैप्सिड और एक होता है उसका एनवेलप। इन्वेलप जो है लाजमी नहीं है कि हर वायरस में हो। सही है, इन्वेलप प्रोटीन का बना होता है, सॉरी लिपिड का बना होता है, और हर वायरस के अंदर नहीं होता। सही है, हर वायरस के अंदर इन्वेलप नहीं होता। और इन्वेलप के साथ साथ कुछ ग्लाइकोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर भी होते हैं जो कि अटैचमेंट में काम आती है और होस्ट की रिकॉग्निशन में, होस्ट सेल की रिकॉग्निशन में काम आती है। सही है, यानी होगा क्या, कोर है, कोर के बाहर वायरस कैप्सिड है, कैप्सिड के बाहर जो है वायरल इन्वेलप है, जो कि किसका बना हुआ है, जो कि बना हुआ है लिपिड्स का। सही है, ये बनता कैसे है,
जब वायरस सेल जब सॉरी वायरस का जो पार्टिकल है वो होस्ट के सेल में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, यानी डिवाइड हो रहे होते हैं, और होस्ट के ही सेल मेम्ब्रेन से इसका इनका क्या बन जाता है, वायरल इन्वेलप बन जाता है। होस्ट के ही सेल मेम्ब्रेन, यानी उसी के सेल मेम्ब्रेन को यूज करके ये अपना बनाता है इन्वेलप। अच्छा, सिर्फ उसका होस्ट का मेम्ब्रेन नहीं होता, बल्कि ये उस मेम्ब्रेन में, यानी इसका जो इन्वेलप बना लिया, यानी इन्वेलप का जो मेन पार्टिकल है, जो मेन सब्सटेंस है, वो क्या है, होस्ट के सेल मेम्ब्रेन है। उसी के साथ साथ ये अपने कुछ प्रोटीन को, ग्लाइकोप्रोटीन को इनकॉर्पोरेट कर देता है, जिसको हम कहते हैं स्पाइक्स। सही है। और ये स्पाइक्स जो होते हैं, यानी लेट सपोज कि अगर ये हमारे पास दिस वन इज द प्रोटीन, तो इसी के साथ साथ कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वायरस स्पाइक। ये स्पाइक जो है होस्ट के सेल को, एक तो उसके साथ अटैचमेंट में और उसके होस्ट के सेल को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं वायरस को। सही है। अच्छा, उसके बाद जो है कैप्सिड पे आते हैं। कैप्सिड जो होता है, यानी कैप्सिड हर हाल में हर वायरस पे होगा, इन्वेलप का होना जरूरी नहीं है। इन्वेलप कैप्सिड को भी सराउंड कर लेता है, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये कैप्सिड है अंदर और ये बाहर इन्वेलप है, और ये इसके अंदर इसका जीनोमिक कोर है। कोर के अंदर डीएनए आरएनए होगा, या तो फिर और इसका प्रोटीन होगा। सही है, इस तरह से होता है। अच्छा जी, अभी हमने एनवेलप की बात की, कोर की बात की, अब जरा बात करते हैं कैप्सिड की। कैप्सिड जो होता है, कैप्सिड जो है वो बना हुआ होता है, पूरी कोटिंग को हम कैप्सिड कह रहे हैं, यानी हर वायरस में लाजमी है कि कैप्सिड जरूर होगा। और कैप्सिड जो होता है, कैप्सिड के अंदर आइडेंटिकल यूनिट कैप्सिड बना होता है कैप्सोमेयर से। कैप्सोमेयर क्या है, आइडेंटिकल रिपीटिंग यूनिट। सही है, इन कैप्सिड, यानी ये रिपीट हो रहे होते हैं। यानी अगर हम देखें जैसे कि दीवार होती है, दीवार में क्या होता है, छोटे 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 ब्लॉक्स लगे होते हैं, इन छोटे छोटे ब्लॉक्स से, यानी वो आइडेंटिकल रिपीटिंग, ये सारे ब्लॉक्स एक जैसे होते हैं और रिपीट हो रहे होते हैं ना, तो उससे क्या बन गया, पूरी दीवार बन गई। इसी तरह से जो है हमारे पास कैप्सोमेयर से मिलके कैप्सिड बनता है, और इस कैप्सोमेयर के जो नंबर्स होते हैं वो हर वायरस में स्पेसिफिक होते हैं। सही है, यानी कैप्सोमेयर के जो नंबर है वो हर वायरस टू वायरस स्पेसिफिक होते हैं कैप्सिड के अंदर। जैसे कि भाई हर्पिस वायरस है, उसके अंदर 162 कैप्सोमेयर्स होते हैं। और एडिनो वायरस है, जो कॉमन कोल्ड वायरस होता है, वो उसके अंदर 252 कैप्सोमेयर्स होते हैं। सही है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो ये जो कैप्सिड्स है ना, इसकी डिफरेंट फॉर्म है, इसकी सिमेट्रिकल डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। दो फॉर्म है, एक है आइकोसाहेड्रल, सही है, जिसको हम पॉलीहेड्रल भी कहते हैं, या और दूसरा है हेलिकल। यानी इसका मतलब ये है कि जो कैप्सोमेयर होते हैं, इन्हें ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, यानी एक ट्रायंगल, यानी बहुत सारे ट्रायंगल, एक दो तीन चार मिलके एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इसके अंदर प्रोटीन होता है। सही है, समझ आ रही है बात कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। यानी बीच में क्या है, बीच में प्रोटीन कोर है, और उसके अराउंड जो है ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज है वो एक पूरा स्ट्रक्चर। सही है, जैसे ये दिखाया है मैंने, ये देखो, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इस फॉर्म में इसने पूरा 3 डायमेंशनली यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यूँ समझो, आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि ये इस तरह से पूरा अरेंज होता है। ये कहलाता है आइकोसाहेड्रल, या इसको स्फेरिकल या पॉलीहेड्रल कहा जाता है। दूसरा है हेलिकल। हेलिकल का मतलब क्या होता है, उसने ये बीच में कोर आ गया, और कैप्सिड ने क्या किया, उसको इस तरह से स्प्रिंग लाइक फैशन में सराउंड कर लिया, जस्ट लाइक दिस, कि ये एक आ गया कोर, ये डीएनए है। इस डीएनए को जो है जो आइकोस हेलिकल स्ट्रक्चर है जो मैंने वहां पर बना के दिखाया, उसने इस तरह से यानी यूं समझो कि एक स्प्रिंग लिया आपने, उस स्प्रिंग के अंदर एक कोई चीज डाल दी, छोटी सी कोई धागा डाल दिया, तो इसका मतलब वो जो धागा है वो जीनोम है, और वो जो स्प्रिंग है वो क्या है, वो उसका कैप्सिड है। तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर कहलाता है। सही है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कैप्सिड की, सही है, जब हम आइकोसाहेड्रल की बात करते हैं, तो आइकोसाहेड्रल में आपको क्या चीज देखने को मिलती है, देखो भाई, एक इसके एजेस दिखेंगे। सही है, देखो, एक ये एज है, ये एज है, ये कहलाते हैं वर्टिसेस, ये कहलाते हैं वर्टिसेस। और ये जो पार्ट है, ये जो पूरा फ्लैट पार्ट है, ये कहलाते हैं फेसेस। सही है, कहलाते हैं फेसेस। तो अगर हम बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस करेंगे। सही है, यानी अगर ये ट्राइंगल है, तो उसके जो एजेस है ना, वो क्या है, वो उसके वर्टिसेस हैं, और जो उसका पूरा प्लेन पार्ट है, दैट इज द फेस। अच्छा भाई, बैक्टीरियोफेज की जब हम बात करते हैं, बैक्टीरियोफेज की जब हम बात करते हैं, तो उसके अंदर जो है 12 जो है वर्टिसेस होते हैं और 20 फेसेस होते हैं। सही है, बैक्टीरियोफेज के अंदर 12 वर्टिसेस होते हैं और 20 फेसेस होते हैं। और इसके अंदर बैक्टीरियोफेज का जो कैप्सिड होता है, उसके अंदर दो तरह के कैप्सोमेयर होते हैं। सही है, दो तरह के कैप्सोमेयर होते हैं। एक होता है पेंटॉन्स, जो कि पेंटागोनल होता है,
और एक होता है हेक्सॉन्स जो कि हेक्सागोनल होते हैं। पेंटॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं वर्टिसेस में, और जो हेक्सॉन्स होते हैं हेक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं फेसेस में। सही है। अच्छा, बैक्टीरियोफेज में ये बिल्कुल फिक्स होता है कि भाई उसके अंदर जो है उसके अंदर जो है बैक्टीरियोफेज के अंदर जो है आपके पास 12 पेंटॉन्स होंगे। पेंटॉन्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल फिक्स होता है कि वर्टिसेस में 12 पेंटॉन्स ही होंगे, लेकिन देयर इज डिफरेंट नंबर ऑफ हेक्सॉन्स, यानी हेक्सॉन्स के मल्टीपल 100 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं पेंटॉन्स जो है प्रेजेंट होंगे। बैक्टीरियोफेज की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा अगर हम लेट सपोज अगर हम बात करते हैं पोलियो की, पोलियो वायरस की, तो पोलियो वायरस के अंदर जो है जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि कैप्सोमेयर की तादाद अलग अलग होती है हर वायरस में। तो ये इन कैप्सिड के अंदर कैप्सोमेयर की तादाद जो है हर वायरस में अलग अलग होती है। जैसे हर्पिस में 162 है, एडिनो वायरस में 252 है, इसी तरह से पोलियो वायरस में जस्ट 32 कैप्सोमेयर्स होते हैं। जब हम एच आई वी की बात करते हैं, सही है, तो जब हम एच आई वी की बात करते हैं तो एच आई वी में भी ऐसा ही होता है। उसके अंदर भी हेक्सॉन्स होते हैं और पेंटॉन्स होते हैं। तो पेंटॉन्स की जो तादाद होती है एच आई वी के अंदर वो भी 12 होती है, और जबकि जो हेक्सॉन्स होते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं। सही। अच्छा, एच आई वी की स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं होती, वो एक कोन लाइक फैशन में अरेंज होता है। एच आई वी वायरस को भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सही है। तो होपफुली आपको यहाँ तक की सारी बात समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक वायरस को जरा सा एक एक वायरस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे।